गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। वेलकम ऑल इन ICT इको फॉर यू चैनल। ICT इको फॉर यू चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि रिवीजन राउंड के अंदर बोर्ड के पेपर के जो स्टैंडर्ड 12 जनरल स्ट्रीम आर्ट्स एंड कॉमर्स के सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स के इंग्लिश मीडियम के हम आज 7 चैप्टर तक कंप्लीट करके 8वें चैप्टर के रिवीजन राउंड की ओर जा रहे हैं। जो जिन्होंने ये चैनल को सब्सक्राइब की है उन सभी का शुक्रिया अदा करते हैं हम। और ICT इको फॉर यू चैनल के अंदर अगर नोटिफिकेशन आपको चाहिए, आपको भी एजुकेशन रिलेटेड लिंक चाहिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, www.icticoforyou के ऊपर जाए और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, बेल बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाए। दूसरा, ICT इको फॉर यू के अंदर एक ऐप गूगल प्ले स्टोर के ऊपर से एंड्रॉयड यूजर्स को फ्री में 5 या 6 GB के करीब करीब MB के करीब करीब आपको ये मिल जाएगी, जिसके अंदर स्टैंडर्ड 1 से लेके कॉलेज तक के बहुत सारे एजुकेशन के रिलेटेड लिंक्स, वीडियोस, टेक्स्ट बुक रिलेटेड, टेक्स्ट बुक के ब्लूप्रिंट, सब कुछ आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो वंस अगेन वी स्टार्ट our revision round board paper revision round standard 12 general stream subject economics English medium agriculture sector. Let's start with some quotes of APJ Abdul Kalam. सफलता की कहानियां मत पढ़ो, उससे आपको केवल एक संदेश मिलेगा। असफलता की कहानियां पढ़ो, उससे आपको सफल होने के कुछ विचार मिलेंगे। यानी असफलताओं में से सीख के हमें कैसे सफलता मिले वो हमें पढ़ना चाहिए। सफलता से हमें एक मैसेज मिलेगा। ये APJ अब्दुल कलाम का अच्छा सा कोट। यानी सफल होने के लिए, असफलता के लिए जो स्टेप्स लिए गए वो जानना जरूरी है। सभी अगर असफल होकर बैठ जाएंगे और एफर्ट ही नहीं लगाएंगे तो अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाएंगे, पक्का है। तो अपने गोल को अचीव करने के लिए असफल होना ही, और असफल होने के बाद फिर से आगे चलना है। असफलता के जो रीजन है उसको ढूंढना है, उनको सॉर्ट आउट करना है, और हमारे जो लक्ष्यांक है 70%, 80%, 90% जो भी है, A1 B1 जो भी है, वो लगातार हमें हासिल करने हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं रिवीजन राउंड MCQ सेक्शन 1 1 मार्क का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी पीपल गेट एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर इन 2014-15? मार्च 2020 का सवाल ये। 24%, 26%, 49%, 72%. How many people get employment from agriculture sector in 2014-15? And answer is 49%. Nearly half of the person are engaged in this sector in 2014-15 data. When was NABARD constructed? NABARD was constructed in 1947, in 1969, 1975 or in 1982. Answer is 1982. 1982. 1982. मार्च 2019 का है सवाल। Which is the Institute of Agriculture Research? ICAR, CIBRC, RRB, RIB. Which is institute? Which is the Institute of Agriculture Research? That is ICAR. ICAR. From which year use of inputs of Green Revolution have been started in India? From which year use of inputs of Green Revolution have been started in India? 1966, 1960, 1961, 1968. Answer is 1966. डबल छक्के, 2 6 याद रखने हमें। Which institute has done pioneer work for expansion of Green Revolution? Which institute has done pioneer work for expansion of Green Revolution? NABARD, CIBRC, ICAR, LDB. Answer is ICAR. तो पहले 2 बोर्ड के, बाकी के 3 इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, इसलिए आपके स्क्रीन के ऊपर है। नाउ सेक्शन बी, 1 मार्क्स, 1 लाइनर ईच। व्हाट इज कैश क्रॉप? कैश क्रॉप क्या है? मार्च 2019-20 का क्वेश्चन। व्हाट इज कैश क्रॉप?
The crop which are produced mainly only for income are known as a cash crop. The crops which are produced mainly only for income are known as cash crop. 1 mark. Write a full form of RRB. Rural Regional Bank. Rural Regional Bank. Rural Regional Bank. RRB stand for Rural Regional Bank. What is the full form of IDAP? The full form of IDAP is Intense Agricultural District Program. Intense Agricultural District Program. I Intense A Agricultural District Program. IDAP. IDAP. What is grain? The crop which is directly used as a food grain is known as a grain. The crop which is directly used as a food grain is known as a grain. How many and why? Multiple cropping seen. How many and why? Here IDAP नहीं है, यहाँ पे थोड़ी सी गलती है. IDAP नहीं मगर IADP यहाँ पे इंटेंस एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट है, तो ये डी नहीं होगा, पहले ए होगा. ये आंसर बराबर है इंटेंस एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम. IADP instead of IDAP. So intense agricultural district program. Now how many and why is multiple cropping seen? From 1966, due to Green Revolution, multiple cropping is seen. From 1966, due to Green Revolution, multiple cropping is seen. What is the full form of HYVP? HYVP का full form क्या है? High Yielding Varieties Program. High Yielding Varieties Program. High Yielding Varieties Program. Write the full form of LDB. Right, full form of LDB, or what is stand for LDB? That is Land Development Bank. Land Development Bank. When was the second fire plant started? When was the second fire plant started? Second fire plant started in 1956. तो ये क्वेश्चन सेक्शन ए के लिए है, काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान में रखना. IADP है, इंटेंस एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम. IDAP नहीं मगर IADP है. Now answer the following question as required. For section C, 2 marks each. First, why is India known as agriculture oriented economy? जुलाई 2018 का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है. Why is India known as agriculture oriented economy? इंडिया को एग्रीकल्चर ओरिएंटेड यानी खेती प्रधान देश क्यों कहा गया है? जुलाई 2018 का क्वेश्चन उसके अंदर की है, वो अगर आपके दिमाग में सेटअप हो गए तो 2 मार्क्स आपके. 4 पॉइंट को ध्यान में रख के 2 मार्क अर्जित करने हमें. अगर एंशियंट बेनिफिट देखे तो वेरियस फैक्टर्स फेल होते नजर आएंगे. अगर एंशियंट बेनिफिट देखे तो वेरियस फैक्टर्स फेल होते नजर आएंगे. अगर एंशियंट बेनिफिट देखे तो वेरियस फैक्टर्स फेल होते नजर आएंगे. अगर एंशियंट का मतलब एंशियंट एंड ब्रिटिश टाइम एग्रीकल्चरल सेक्टर, बेनिफिट दैट इज बेनिफिट ऑफ एग्रीकल्चर, then various sector depend on these sectors. Fail, that is if agriculture fail then economic fail. ये 4 पॉइंट को ध्यान में रख के हमें ध्यान में रखना है. तो एंशियंट एंड ब्रिटिश टाइम के बारे में अगर डिस्कस करें तो सिंस एंशियंट टाइम इंडिया हैज बीन एन एग्रीकल्चर नेशन. इंडिया हैज बीन एन एग्रीकल्चर ओरिएंटेड इकोनॉमी बिफोर द ब्रिटिश रूल्स, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल्स एंड इवन आफ्टर द ब्रिटिश रूल्स. इंडिया इज डोमिनेटेड एज ए एग्रीकल्चरल कंट्री. नाउ बेनिफिट की हम बात करें तो प्रेजेंटली एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड मच मोर एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट इनकम. इन 2011 डेटा 68.8 ऑफ इंडियंस रूरल पॉपुलेशन इज डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर. ये जो बेनिफिट हमने देखे तो बहुत सारे बेनिफिट हमें मिल रहे हैं. एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट, 68.8% आर डिपेंड ऑन दिस सेक्टर्स, वो एक बात हुई. नाउ वेरियस सेक्टर्स डिपेंड ऑन दिस सेक्टर्स की बात करें तो various sectors of the Indian economy are dependent on agriculture sector. If agriculture sector if agriculture sector fail, that is if agriculture sector fail in agriculture production, then due to not getting enough goods, inviting living standard of people gets negatively affect.
यानी ये जो बेनिफिट की बात हुई, उसके बाद वेरियस सेक्टर डिपेंडेंट है ये सेक्टर के ऊपर। तो अगर एग्रीकल्चर फेल हुआ तो बाकी के सेक्टर भी फेल होने के चांसेस रहते हैं, और जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी हमारा नेगेटिवली इफेक्ट करेगा। दस, इफ एग्रीकल्चर सेक्टर फेल देन एंटायर इकोनॉमी फेल्स, हेंस इंडिया एंड आइडेंटिफाइड एज एन एग्रीकल्चर ओरिएंटेड कंट्री। तो इस वजह से इंडिया जो है वो एग्रीकल्चर ओरिएंटेड इकोनॉमी के अंदर काउंट होता है। तो उनके कीवर्ड्स दो बार हम बोल रहे हैं, मेरे साथ भी बोलना। अगर एंशिएंट बेनिफिट देखे तो वेरियस फैक्टर्स फेल होते नजर आएंगे, ये हमारा कीवर्ड्स है। और एंशिएंट, that is ancient British, benefit, that is benefits of agriculture, various sectors depend on the factors, and fail, that is if agriculture fail then economy also fail. Now second questions of March 18, 19 and 20, मार्च 2018, 2019, 2020 का क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए। एग्रीकल्चर टू इंडियन इकोनॉमी इज लाइक अ बैकबोन टू अ ह्यूमन बॉडी। एग्रीकल्चर तो इंडियन इकोनॉमी इज लाइक अ बैकबोन टू अ ह्यूमन बॉडी। एक्सप्लेन करना है 2 मार्क्स के अंदर, आंसर के अंदर की है। एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री में मिलेगी तो फॉरेन जाना नहीं पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्रीज में मिलेगा तो फॉरेन नहीं जाना पड़ेगा। और फूड सिक्योरिटी से बेटर इन्वेस्टमेंट होगा, थोड़ा सा हटके है, और दूसरा उनके साथ कोई लेना देना नहीं है, मगर याद रखने के लिए ये हमें कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा कि एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री में मिलेगा तो फॉरेन नहीं जाना पड़ेगा, बाहर नहीं जाना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री में ही मिल रहा है इंडिया के अंदर तो बाहर क्यों जाए। और उससे क्या होगा, फूड सिक्योरिटी बेटर होगी और इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा। तो एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्रीज में मिलेगा तो फॉरेन नहीं जाना पड़ेगा, फूड सिक्योरिटी से बेटर इन्वेस्टमेंट होगा। एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री में मिलेगा तो फॉरेन नहीं जाना पड़ेगा और फूड सिक्योरिटी से बेटर इन्वेस्टमेंट होगा। एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्रीज में मिलेगा तो फॉरेन नहीं जाना पड़ेगा, फूड सिक्योरिटी से बेटर इन्वेस्टमेंट होगा। आंख बंद करके बोलना है, एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्रीज में मिलेगा तो फॉरेन नहीं जाना पड़ेगा और फूड सिक्योरिटी से बेटर इन्वेस्टमेंट होगा। एक बार लास्ट टाइम, एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्रीज में मिलेगा तो फॉरेन जाना नहीं पड़ेगा और फूड सिक्योरिटी से बेटर इन्वेस्टमेंट होगा। तो अब एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करें तो फर्स्ट प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, सेकंड प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्रीज की बात। सेकंड पॉइंट ये जो है अंडरलाइन ध्यान में रखना, फॉरेन दैट मींस ऑन फॉरेन एक्सचेंज। देन फूड सिक्योरिटी की बात करें, फूड सिक्योरिटी दैट इज फूड सिक्योरिटी फुल फॉर्म। देन बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बेटर का मतलब बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एंड इन्वेस्टमेंट दैट इज इंक्रीज सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। ये 6 पॉइंट के हिसाब से अगर हम चले तो 2 पॉइंट आपकी जेब में होंगे। तो एग्रीकल्चर टू इंडियन इकोनॉमी इज लाइक अ बैकबोन टू ह्यूमन बॉडी। तो एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस हमें समझानी है यहाँ पे। प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्रीज ऑन फॉरेन एक्सचेंज, फूड सिक्योरिटी, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इंक्रीज इन द सेविंग। तो ये क्वेश्चन 3 बार पूछा गया है, ध्यान से देखना। मार्च 18, 19 और 20 के अंदर एक क्वेश्चन आया है। तो इंडियन इकोनॉमी इज एन एग्रीकल्चर इकोनॉमी। Agriculture provides employment to majority of the people in the country. It also provides raw material to the small scale and large scale industries. The country earns precious foreign exchange by exporting agriculture product. Rural area provide market for the industrial product. The economic prosperity of the country is linked to the prosperity of agriculture to great extent. Then agriculture development can ensure food security for the country. It would be raise standard of living of the people. Contribution to poverty reduction and solution to the problem of unemployment. It agriculture income raise. It would increase the investment and saving in the economy. Thus, agriculture sector is an important as a backbone to the human body. प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट यानी बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर से मिल रही है। हमने आगे देखा कि 49% एंड 2011 की अगर हम सेंसस की कैलकुलेशन करें तो 68% पीपल आर लिव्ड इन रूरल एरिया इज डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहे हैं। प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्रीज को भी वो प्रोवाइड कर रही है। और जो प्रोडक्शन होता है उनसे हम बाहर एक्सपोर्ट करेंगे और एक्सपोर्ट करके हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा। तो उससे क्या होगा, फूड सिक्योरिटी के बारे में अगर बात करें तो हमारा इंडियन इकोनॉमी के अंदर पहले हमें बाहर से लाना पड़ता था, मगर अब बाहर से लाना नहीं पड़ रहा है। फॉरेन कंट्री में से नहीं हम इंपोर्ट करते फूड ग्रेन की, हम डायरेक्ट अपने घर पे बनाते हैं, बफर स्टॉक रहता है, तो फूड सिक्योरिटी बढ़ जाती है। और बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी जो इनकम जनरेट होगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा, पॉवर्टी रिडक्शन होगी
अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम सॉल्व होंगे तो लोगों को अच्छी तनख्वाह मिलेगी, तो उसका जो स्टैंडर्ड लिविंग है वो हाई रहेगा। इंक्रीज इन सेविंग, उनके पास इनकम होगी तो सेव करेंगे, सेविंग से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और इकोनॉमी के अंदर नए प्रोजेक्ट को भी ध्यान में ले सकते हैं। तो एग्रीकल्चर टू इंडिया इज लाइक अ बैकबोन टू द ह्यूमन बॉडी। तो एक बार लास्ट बार एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री में मिलेगा तो फॉरेन जाना नहीं पड़ेगा और फूड सिक्योरिटी से बेटर इन्वेस्टमेंट होगा। ये सभी पॉइंट के अंडरलाइन देख के आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है। 18, 19, 20 का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज ग्रीन रिवॉल्यूशन, मार्च 19 के अंदर पूछा गया है। सबसे पहले टेक्नोलॉजी वाले पायलट होते तो वो हाई और मॉडर्न कंपोनेंट्स ही पसंद करते हैं। टेक्नोलॉजी वाले पायलट होते हैं, टेक्नोलॉजी वाले पायलट होते हैं, वो हाई और मॉडर्न कंपोनेंट्स ही पसंद करते हैं। टेक्नोलॉजी वाले पायलट होते हैं, वो हाई और मॉडर्न कंपोनेंट ही पसंद करते हैं। टेक्नोलॉजी वाले पायलट होते हैं, वो हाई और मॉडर्न कंपोनेंट ही पसंद करते हैं। टेक्नोलॉजी वाले हाई होते हैं, पायलट होते हैं, वो हाई और मॉडर्न कंपोनेंट ही पसंद करेंगे। आंख बंद करके टेक्नोलॉजी वाले पायलट होते हैं, वो हाई और मॉडर्न कंपोनेंट ही पसंद करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट टेक्नोलॉजी, दैट इज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर फ्रॉम 1961 की जो प्रोग्रेस की बात होगी वो डीप में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये पॉइंट। सेकंड, पायलट प्रोजेक्ट इन 7 डिस्ट्रिक्ट, ग्रीन रेवोल्यूशन की बात हो रही है। पायलट प्रोजेक्ट इन 7 डिस्ट्रिक्ट। HYP, हाई यील्डिंग वेराइटीज प्रोग्राम, जो एक क्वेश्चन, एक मार्क के क्वेश्चन के अंदर आया था। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ HYVP का, हाई यील्डिंग वेराइटीज प्रोग्राम। फोर्थ, मॉडर्न, दैट इज मॉडर्न टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स। फिफ्थ, कंपोनेंट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ये 5 पॉइंट जो है, टेक्नोलॉजी वाले पायलट होते हैं, वो हाई और मॉडर्न कंपोनेंट ही पसंद करते हैं। पायलट जो होते हैं टेक्नोलॉजिकल नॉलेज वाले, वो क्या करते हैं, हाई और मॉडर्न कंपोनेंट ही पसंद करते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन की की है, किसकी की है वो भी ध्यान में रखना है। आपके नोटबुक में, आपके डाइजेस्ट के अंदर, आपके टेक्स्ट बुक के अंदर या आपके फुलस्केप के अंदर हर एक की अलग अलग होनी चाहिए। उनके क्वेश्चन बराबर लिखने हैं, बाजू में आप उनके ईयर ऑफ बोर्ड एग्जाम भी लिखना, ताकि इंपॉर्टेंस आपको पता चले। टेक्नोलॉजी वाले पायलट होते हैं, वो हाई और मॉडर्न कंपोनेंट ही पसंद करते हैं। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, पायलट प्रोजेक्ट इन 7 डिस्ट्रिक्ट। HYVP, that is high yielding varieties program, modern technology program and components of the green revolution। तो ग्रीन रिवोल्यूशन की हम बात करें तो सबसे पहले है टेक्नोलॉजी के ऊपर जोर डाला है, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन intensively on the basis of technological and institutional factors from the 1960-61 intensive agriculture program were started at 7 district। पायलट प्रोजेक्ट के जरिए 7 डिस्ट्रिक्ट के अंदर गया गया है। तो 7 डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया एज ए पायलट प्रोजेक्ट। एज अ रिजल्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हैज बीन इंक्रीज। ये जो पायलट प्रोजेक्ट 7 डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुआ, उसका रिजल्ट क्या हुआ, डेवलप हुआ, हर एक जगह पायलट प्रोजेक्ट के जरिए इंक्रीमेंट हुआ, प्रोडक्शन बढ़ा। एज ए रिजल्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हैज बीन इंक्रीज एंड इट वाज अप्लाइड टू होल नेशन। 7 डिस्ट्रिक्ट की सफलता के बाद पूरे कंट्री के अंदर ये प्रोग्राम ग्रीन रिवॉल्यूशन का स्टार्ट किया। It was applied to whole nation and this program was known as a high yielding varieties program। high yielding varieties program यानी HYVP का मतलब क्या, ये 7 डिस्ट्रिक्ट के अंदर पायलट प्रोजेक्ट की सक्सेस से पूरे कंट्री के अंदर ये पायलट प्रोजेक्ट जो ग्रीन रिवॉल्यूशन का था वो स्टार्ट किया गया, उसे हम बोलेंगे HYVP, that is high yielding varieties program। Thus this program of high yielding product using improved seeds, enough chemical fertilizer, pesticides and supplying water at proper time पीरियड इज नॉन एज ए ग्रीन रिवॉल्यूशन। यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो मतलब है उसका एक ही मकसद होता है कि प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए। खेत के अंदर जो पॉपुलेशन प्रोडक्शन उनको बढ़ाने के लिए इम्प्रूव सीड्स, इनफ केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, सुपर सप्लाई वाटर प्रॉपर टाइम, ये सभी को हम ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन इज ऑल्सो नॉन एज ए मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। जो लास्ट में सेकंड लास्ट है मॉडर्न टेक्नोलॉजी program, it is called modern agriculture technological program, that is called MATP, modern agricultural technology program। green revolution is also known as a modern agricultural technology program। यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन की जगह राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी प्रोग्राम। MATP की शॉर्ट नोट लिखो तो आपको ग्रीन रिवॉल्यूशन की ही लिखनी है, क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन इज ऑल्सो नोन एज ए मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी प्रोग्राम और प्रोग्राम ऑफ सीड्स फर्टिलाइजर एंड वाटर टेक्नोलॉजी और प्रोग्राम ऑफ सीड्स फर्टिलाइजर एंड वाटर टेक्नोलॉजी। अब लास्ट में जो है कंपोनेंट्स ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करते हैं हम, तो इम्प्रूव सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, इरिगेशन एंड मैकेनिज्म, ज्यादा से ज्यादा मशीनिज्म हम ध्यान में लेंगे। तो in short, the concept of green revolution is linked to rapid development of agriculture sector and modernization of the agriculture in India
It means use of new technology in the production, so the increase in the agriculture production output in short term. New technology include use of fertilizer, pesticide, irrigation facilities, and production per unit may be increased. Hectare, for example, hectare, the new technology resulted into large increase in agriculture output, which is later came in the known as a ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में टेक्नोलॉजी वाले पायलट होते हैं वो हाई और मॉडर्न कंपोनेंट्स का पसंद करेंगे। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर 1960-61 की बात होगी। पायलट प्रोजेक्ट 7 डिस्ट्रिक्ट के बाद पूरे कंट्री में रखा, डेट इज कॉल्ड HYVP, हाई यील्डिंग वैराइटीज प्रोग्राम। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर क्या क्या मॉडर्न यूज है वो हम बात करें। कंपोनेंट्स कौन कौन से ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर हमने यूज किए वो हम सब कुछ ध्यान में लेके ग्रीन रिवॉल्यूशन के 2 मार्क्स के लिए इतने पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। मे बी पॉसिबल समटाइम ग्रीन रिवॉल्यूशन इन सेक्शन डी ऑल्सो। तो ये सभी बातें ध्यान में रख के आपको लिखना है पॉइंट। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एज रिक्वायर्ड, सेक्शन डी 3 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन, एक्सप्लेन क्रॉप रोटेशन। मार्च 2019 का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन के बारे में समझाइए। मार्च 2019 का क्वेश्चन है। आंसर है उसकी की है डफर डेटा। डफर, डफर यानी डफर, जो पढ़ते लिखते हैं उसे हम डफोर कहते हैं, तो उसका थोड़ा सा हमने बना दिया डफर डेटा। डफर इन स्टैंड फॉर डी, दैट इज कॉल्ड डेफिनेशन। एफ, फूड ग्रेन एंड कैश क्रॉप। एग्जांपल आर, रीजन फॉर क्रॉप रोटेशन, फर्स्ट टेक्नोलॉजिकल एंड सेकंड इकोनॉमिक। एंड डेटा, 66% फूड ग्रेन, 34% कैश क्रॉप, ग्रोन अप इन ईयर 2010-11। तो डफर डेटा जो है वो क्रॉप रोटेशन का है। तो पहले डेफिनेशन की बात करें तो क्रॉप रोटेशन और मल्टीपल क्रॉपिंग मींस ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप इन succession on the cultivated land area. It shows nature of agricultural work, यानी different crop in a succession on a cultivable land. डिफरेंट क्रॉप, अलग अलग तरह के क्रॉप लेते हैं किसी एक ही लैंड के ऊपर एक ही ईयर के अंदर। मल्टीपल क्रॉपिंग यानी एक साल के अंदर 2-3 बार हम क्रॉप करते हैं, वो भी एक डेफिनेशन के अंदर हम ऐड कर सकते हैं कि क्रॉप रोटेशन और मल्टीपल क्रॉपिंग मींस ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप इन अ सक्सेशन ऑन अ कल्टिवेटेड लैंड एरिया। इट शोज द नेचर ऑफ द एग्रीकल्चर वर्क। नॉर्मली सेकंड पॉइंट, फूड ग्रेन एंड कैश क्रॉप की बात करेंगे हम कि 2 टाइप के क्रॉप से, फूड ग्रेन और कैश क्रॉप। कैश क्रॉप का दूसरा है नॉन फूड ग्रेन। तो उनके एग्जांपल हमें लेने हैं उसके अंदर। फूड ग्रेन इंक्लूड्स क्रॉप ऑफ व्हीट, राइस, बाजरा, ज्वार, मेन्स, पल्सेस एक्सेट्रा। वेयर द कैश क्रॉप in example is groundnut, sesame, castor, soyabean, linseed, sunflower, etc. and sugarcane, rubber, cotton, jute, etc. ये उनके एग्जाम्पल आपको यहाँ पे ध्यान में रखने हैं। Now reason, what are the reason for cash crop and what are the reason for other food grain crop? तो reason for the crop rotation are 2 main factors, that is first is इकोनॉमिकल एंड सेकंड इज टेक्नोलॉजिकल। फर्स्ट टेक्नोलॉजिकल, सेकंड इकोनॉमिकल। तो इकोनॉमी के अंदर हम बात करें टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट जो है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स है, तो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स इंक्लूड यूज ऑफ कैपिटल, न्यू सीड्स, फर्टिलाइजर, credit facilities, etc. Using these factors, crop rotation is possible and agriculture production and income can be increased। यानी टेक्नोलॉजिकल फैक्टर के बारे में अगर हम इंक्लूड करें तो उसके अंदर नए बीज, फर्टिलाइजर का यूज करना, क्रेडिट फैसिलिटी लानी, उससे क्या होगा, दिस फैक्टर्स क्रॉप रोटेशन इज पॉसिबल। ये उनसे हमारा एक साल के अंदर 1-2 मल्टीपल क्रॉपिंग हम कर सकते हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड इनकम कैन बी इंक्रीज, और हमारी इनकम ऑन करना वो ज्यादा हो सकती है। नाउ इकोनॉमिक फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स आर फर्स्ट टू मैक्सिमाइज प्राइस एंड इनकम। इकोनॉमी के अंदर एक से ज्यादा हम क्रॉप लेंगे तो ज्यादा हमें इनकम मिलेगी, मैक्सिमम प्राइस हम रख सकते हैं। यूज ऑफ एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंटल मैक्सिमम हमें यूज करने पड़ेंगे। साइज ऑफ फार्म, फार्म की साइज कितनी उसके ऊपर भी निर्भर है। छोटे फार्म के अंदर एक साल के अंदर मल्टीपल क्रॉपिंग की पॉसिबिलिटी कम है। क्रॉप इंश्योरेंस एंड फिफ्थ, टेंचर ऑफ यूजिंग लैंड। These factors are responsible for crop rotation and selecting the crop। यानी ये जो फैक्टर्स हमने मैक्सिमम प्राइस, एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंटल, साइज ऑफ फार्म, क्रॉप इंश्योरेंस, ये सभी ऐड होके ये किसी फील्ड के अंदर हम मल्टीपल क्रॉपिंग या क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं। ड्यू टू ग्रीन रिवॉल्यूशन, रोटेशन ऑफ क्रॉप्स इज मच मोर प्रैक्टिस्ड। एज ए रिजल्ट,
अबाउट 60 डेटा की बात कर रहे हैं हम, लास्ट में डेटा के बारे में बात कर रहे हैं कि ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन रोटेशन ऑफ क्रॉप्स इज मच मोर practiced. As a result, about 66% of food grain and about 34 cash crop were grown up in 2010 year. 2010-11 के अंदर हम देख सकते हैं कि 66% food grain and 34% cash crop are grown up. Why? Because of they can use economical and technological factors to maximize price to agriculture instrument, use farm as big as possible, crop insurance, tenure of use lending, then इम्प्रूव सीड्स, फर्टिलाइजर, क्रेडिट फैसिलिटीज, ये सभी को यूज करके एक ही फील्ड के अंदर एक ही साल के अंदर मल्टीपल क्रॉपिंग से बेनिफिट इतने हुए कि 66% फुल ग्रेन बढ़ा, 34% कैश क्रॉप के अंदर ग्रोइंग अप हुई 2010-11 के अंदर। तो डफर डेटा के सेक्शन को हम क्वेश्चन को हम यहाँ पे एंड करते हैं। अब नेक्स्ट सेक्शन के आगे बढ़ रहे हैं हम, सेक्शन ई, 5 मार्क्स के क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल, डिटेल में हमें लिखना है, ध्यान में रखना, डिटेल में हमें समझाना है। तो पॉइंट फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी 3 रीजन फॉर लो प्रोडक्टिविटी ऑफ द एग्रीकल्चर इन इंडिया, मार्च 2018, मार्च 2020, जुलाई 2018। तो एक्सप्लेन एनी 3 रीजन फॉर लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। आंसर, ईंटों से घर बनता है, ITO, ईंट, ईंट जो आती है ना उसे घर बनता है, हमें पता है, दीवार बनती है, दीवार से घर बनता है। तो ईट, ईटो, आई फॉर इंस्टीट्यूशनल फैक्टर, सेकंड टी फॉर टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स एंड ओ फॉर अदर फैक्टर्स। तीन में से कोई भी एक या दो के 3 पॉइंट हमें समझाना है, ध्यान में रखना। एनी 3 यानी इंस्टीट्यूशनल के कोई भी 3, टेक्नोलॉजिकल के अगर है पॉइंट उसके अंदर से, अदर के तो उनमें से कोई भी 3 को हमें समझाना है। एक्सप्लेन एनी 3 रीजन फॉर लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी प्रोडक्टिविटी कम क्यों है, उनके 3 पॉइंट है। ईंटों से घर बनेगा, ईंटों से घर बनेगा, तो इंस्टीट्यूशनल, टेक्नोलॉजिकल एंड अदर्स। तो फर्स्ट पॉइंट इज इंस्टीट्यूशनल फैक्टर। इंस्टीट्यूशनल फैक्टर के अंदर कीवर्ड से किसान को रेवेन्यू कम मिलने पर फाइनेंशियली प्रॉब्लम होते हैं, जो हमें पता है, रेवेन्यू कम मिलेगा किसान को तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम होते हैं, तो उनको मार्केट में जाना पड़ेगा। तो मार्केट में से पैसे मिलने पर उनका सोशल स्टेटस सुधरेगा। ये बात दिमाग में रखनी है कि किसान को रेवेन्यू कम मिलने पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा, उनको मार्केट से पैसे मिलने पर सोशल स्टेटस सुधरेगा। किसान को रेवेन्यू कम मिलने पर फाइनेंशियली प्रॉब्लम होगा और उनको मार्केट से पैसे मिलने पर सोशल स्टेटस सुधरेगा। तो फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो लैंड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम, लैंड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम। सेकंड पॉइंट, ये सभी पॉइंट लो प्रोडक्टिविटी के हैं, इंस्टीट्यूशनल के अंदर है। इंस्टीट्यूशनल के अंदर जो पॉइंट है रेवेन्यू, दैट इज कॉल्ड लैंड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम। सेकंड, फाइनेंस, दैट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर फाइनेंस। थर्ड इज मार्केट, दैट इज एग्रीकल्चर मार्केटिंग। फोर्थ इज रूरल सोशल स्ट्रक्चर, सोशल के अंदर है हम, रूरल सोशल स्ट्रक्चर। तो ये 4 पॉइंट अंदर थे इंस्टीट्यूशनल फैक्टर के। अब टेक्नोलॉजिकल फैक्टर की बात करें तो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर की भी की है, बुलक को छोड़ो, पेस्टिसाइड को उपयोग में लो। सबसे पहले बुलक, यानी यूज ऑफ बुलक इंस्टेड ऑफ मॉडर्न मीन्स। सेकंड, यूज वेरी लेस पेस्टिसाइड। ये दोनों रीजन है लो प्रोडक्टिविटी के एग्रीकल्चर के अंदर। एंड थर्ड पॉइंट है अदर फैक्टर। अदर फैक्टर के अंदर हम बात करें तो कीवर्ड से पॉपुलेशन के प्रेशर से इकोनॉमिक प्लानिंग बिगड़ती ही है, पॉपुलेशन के प्रेशर से इकोनॉमिक प्लानिंग बिगड़ती ही है, पॉपुलेशन के प्रेशर से इकोनॉमिक प्लानिंग बिगड़ती है। तो पॉपुलेशन यानी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन और इकोनॉमिक प्लानिंग यानी लैक ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। तो ये टोटल 4, 2, 6, 6, 2, 8 पॉइंट में से हमें अगर इंस्टीट्यूशनल के बारे में पूछा जाए तो वही 4 लिखने हैं, टेक्नोलॉजिकल पूछा जाए तो वो 2 लिखने हैं और अदर पूछा जाए तो ये 2। मगर कोई भी 3 पूछे डेट मीन्स इंस्टीट्यूशनल के 4 में से कोई भी 3 हम लिख सकते हैं, बाकी के 2-2 पॉइंट वाले नहीं पकड़ सकते हम। तो इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स ओवरऑल 8 में से हम कोई भी 3 लिख सकते हैं, मगर यहाँ पे अगर आपको पूछा गया कि इंस्टीट्यूशनल फैक्टर के कोई भी 3 तो वही, टेक्नोलॉजी के कोई भी तो वही, और अदर के पूछे तो वही। जनरली सेक्शन ई के अंदर एनी 5 पूछते हैं, यहाँ पे एनी 3। तो ये क्वेश्चन सेक्शन डी के अंदर भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन ई के अंदर भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सप्लेन एनी 3 रीजन फॉर लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। उसमें ITO से घर बनेगा, ITO यानी ईटो यानी इंस्टीट्यूशनल, टेक्नोलॉजिकल और अदर। इंस्टीट्यूशनल के अंदर 4 पॉइंट, टेक्नोलॉजी के अंदर 2 पॉइंट, अदर के अंदर 2 पॉइंट। ये सभी बातें हमें ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लैंड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम। क्यों हमारा प्रोडक्शन लो है, क्यों हमारी प्रोडक्टिविटी कम है एग्रीकल्चर की। तो सबसे पहले है
land revenue system. During the Indians independence, revenue was collected by the zamindari system, mahalwari system and rayyatwari system. In this system, a large share of the crop was taken by the landlords from tenants of land or landless labor as rent to land. Land के ऊपर जो टेनेंट्स थे और जो लैंडलेस थे, जो हायर करते थे, उनके ऊपर से जो पैसे लेने की सिस्टम थी, द सिस्टम लार्ज शेयर ऑफ द क्रॉप वाज टेकन बाय द लैंडलॉर्ड, जो जमींदार थे वो ऐसे कलेक्ट करते थे. Therefore, farmers were not interested in increased productivity or they were not ready to implement any innovation. Hence, agriculture production remained stagnant. As a result, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन रिमेन एट लो लेवल. ये जो रीजन था कि ज्यादा उनके पास रेट लिए जाते थे तो जमींदार ही पैसे कमाते, तो उनको कोई इंटरेस्ट नहीं रहता था इनोवेशन करने में या कुछ भी करने में. सेकंड, आफ्टर इंडिपेंडेंस, टू प्रोटेक्ट टीलर एंड टू कंट्रोल रेंट on land, tiller to land act was passed, but farmers are not exploitations free due to incomplete implications of act जो पास हुआ उनका implication नहीं हुआ, तो लेबर जो फार्मर थे उनके फेवर में था वो, मगर उनको इम्प्लीकेशन अच्छी तरह से नहीं हुआ. ये फर्स्ट पॉइंट के अंदर हम बात करते हैं लैंड रेवेन्यूशन एंड करेक्शन सिस्टम. अब एग्रीकल्चर फाइनेंस, एग्रीकल्चर फाइनेंस के अंदर हम बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर आर फेसिंग पॉवर्टी इन इंडिया एंड दे आर इन नीड ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस to buy fertilizer, seeds, pesticides and cultivation any other. अगर उनको पैसे चाहिए, उनको कुछ लेना है पेस्टिसाइड सीड्स, तो उसके पास पैसे नहीं है. दे आर ऑल पुअर पर्सन, पुअर्टी आर फेसिंग सो मच, उनके लिए पैसे की आवश्यकता रहती थी. तो एग्रीकल्चर फाइनेंस के अंदर हम है, और सिंस इंडिपेंडेंस 71.6 एग्रीकल्चर फाइनेंस वाज मैनेज्ड बाय प्राइवेट मनी लेंडर. They were provided finance at very high rate of interest. By doing manipulations of accounts, they were exploiting poor farmer. 71.6 agriculture finance was managed by private money lender. यानी पैसे देने वाले पहले के नाबार्ड या कोई ऐसी इंस्टीट्यूट नहीं थी, तो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले जो पैसे देते थे वो हाई रेट की इंटरेस्ट के साथ उन लोगों को पैसे लैंड करते थे. आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट हैड नेशनलाइज्ड बैंक्स विच रिड्यूस द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्राइवेट मनी. धीरे धीरे गवर्नमेंट ने ये प्राइवेट सेक्टर वालों को बंद किया और उसके हाथ में सब कुछ ले लिया, तो थोड़ा सा रिलीफ हुआ. गवर्नमेंट हैज एक्सपांड इंस्टीट्यूशनल एग्रीकल्चर फाइनेंस बाय स्टार्टिंग आरआरबी, दैट इज रीजनल रूरल बैंक, 1975 के अंदर रीजनल रूरल बैंक 1975 के अंदर स्टेब्लिश की, और नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, दैट इज नाबार्ड, 1982 के अंदर स्टेब्लिश की. नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट 1982 के अंदर स्टेब्लिश की. ड्यू टू दिस रोल ऑफ मनी लेंडर फेल डाउन टू 27%. ड्यू टू दिस रोल, जो मनी लेंडर पहले हाई रेट पे पैसे देते थे, फाइनेंस प्रोवाइड करते थे, तो उनका 27% डाउन हो गया. फार्मर आर पेइंग हाईएस्ट कॉस्ट टू अवाइल क्रेडिट एंड ड्यू टू दैट their revenue remain very low as per profit are remaining very low. Farmer have not much interest to improve agriculture. यानी अगर पहले 71% जो फाइनेंस प्रोवाइड करते थे वो हाई रेट पे करते थे, हाई रेट पे उनको पैसे मिलते थे, तो 100% उनका मुनाफा जो था वो इंटरेस्ट और पेमेंट के अंदर ही चला जाता था, तो उनके पास ज्यादा बेनिफिट नहीं रहते थे, और वो लोग इतना इंटरेस्ट नहीं करते. नाबार्ड की बात अलग, आरआरबी की बात अलग, वो गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया और 27% डाउन कर दिया उनके बिजनेस को. फिर भी ये एक रीजन से हमारा एग्रीकल्चर काफी डाउन है. तो ये सेकंड पॉइंट के अंदर हमने ये डिस्कस किया ना, एग्रीकल्चर मार्केटिंग. ड्यू टू वीक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, Indian remote villages are not having adequate road to connect agriculture markets. Also, agriculture market have different rate of crop at time of season and at the end of season. सबसे पहले बात मार्केटिंग के अंदर जो फसल है, रेडी है, प्रोडक्शन हुआ है, उनको जो रिमोट विलेज वाले हैं उनको रोड की ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं थी पहले तो. दूसरा, जो रेट था वो सीजन के अंदर स्टार्टिंग में, एंड में और ड्यूरिंग सीजन अलग अलग रहते, तो उनको पता नहीं रहते थे. इन मेजॉरिटी केस हाई प्राइस बेनिफिट गो टू द ट्रेडर्स एंड heralds instead of farmer who are under debt are forced to sell their crop before crop get ready to local tenders and brokers.
यानी जो पैसे मिलते थे वो मैक्सिमम ट्रेडर और बिग फार्मर को ही मिलते थे, छोटे फार्मर को डेब्ट के अंदर ही जीना पड़ता था, कम रेट पे वो कंपलसरी उनको देना ही पड़ता था अपना प्रोडक्शन। तो ये भी एक रीजन था कि उन लोगों को पैसे नहीं मिलते थे तो भी उनका इंटरेस्ट कम हो जाता था। फार्मर आर least informative, so they do not have knowledge of market rate, selling, production cost. Therefore, they are not able to good return of their crop and they become pessimist and low agricultural productivity is seen। उनको पता ही नहीं था कितने रेट पे वो बेच रहे हैं, कितने उनका आ सके, उनकी बेनिफिट क्या, उनके पास ना कैलकुलेशन नहीं था, पुअर भी थे। और ये एक रीजन था कि उनके पास जो बेनिफिट था वो बड़े ट्रेडर पढ़े लिखे ही ले जाते थे। Third point is, fourth point is rural social structure. Fourth point, Indian farmer are fatalist and rural society is bound with old tradition and structure, so they do not cultivation for their subsistency only. They are not having motivations to attain economic development and increase their income. As a result, rural area having a low productivity. जो ट्रेडिशनल है, जो उनके थॉट्स से ऑर्थोडॉक्स है, बहुत सारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी को भी नहीं जानते हैं और उनके पास जो ऐसे कोई मोमेंट नहीं किया कि इकोनॉमी को डेवलपमेंट करने के लिए उनकी इंक्रीज की जाए इनकम, ऐसा कोई मोटिवेशन फोर्स नहीं था। उसके जो सोशल रूरल का जो पूरा एटमॉस्फेयर था वो काफी डल था। वो सेकंड पॉइंट है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर के अंदर हम देखें तो पुलक को छोड़ो, पेस्टिसाइड्स को उपयोग में लो, यूज में लो। इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर utilizes traditional technology, old equipment, ideological technique, bullock cart instead of tractor, traditional seeds instead of hybrids, cow ducks, standard chemical fertilizer which give low productivity। यानी जो यूज ऑफ बुलक का तो एक एग्जांपल है, मगर बहुत सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न मीन्स नहीं यूज करते थे, वो पुरानी इक्विपमेंट, आइडियोलॉजी, टेक्निक्स और जो काउडक्स वो ही यूज करते थे, प्लो एंड बुलक कार्ड इंस्टेड ऑफ ट्रैक्टर, ये सभी उनके पास ही थी। देन second point is use very less pesticides। Indian farmer use very less proportion of the pesticides, so agriculture sector moves ahead very slowly। now other factor की हम बात करें तो अदर फैक्टर के अंदर दो पॉइंट रखे, दो पॉइंट के अंदर अच्छी तरह से ये दो पॉइंट अगर समझ में आ गए तो पूरा क्वेश्चन आपके हाथ में रहेगा। दो पॉइंट है, दो पॉइंट के अंदर आप देख सकते हो कि पॉपुलेशन के प्रेशर से इकोनॉमिक प्लानिंग बिगड़ती है, पॉपुलेशन के प्रेशर से इकोनॉमिक प्लानिंग बिगड़ेगी। तो प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन, फर्स्ट पॉइंट इज प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 72% पीपल वेर गेटिंग एम्प्लॉयमेंट from the agriculture sector, where it is 49% in 2013-14। 13-14 के अंदर हम बात करें तो 49% एग्रीकल्चर के अंदर से इनकम प्राप्त कर सकते हैं। Thus, burden on agriculture is reduced, but still it is higher than other sectors of economy. Total production of agriculture being disturbed among big mass of population, it shows low productivity of labor। 121 करोड़ के 50% हमारी 2011-12 की अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन हमारी 121.02 करोड़ थी, उनके 49% यानी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन आर ऑन दिस एरिया। यानी एग्रीकल्चर के ऊपर ज्यादा से ज्यादा प्रेशर होने से पर लेबर प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी काफी लो रेट पे होगी, क्योंकि जहां 10 होने चाहिए वहां 100 है, जहां 20 होने चाहिए वहां 200 है। तो अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम भी, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम भी नजर आएंगे क्योंकि प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन है। सेकंड है लैक ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया सिंस सेकंड 5 प्लान फ्रॉम 1956। इंडिया's इकोनॉमिक प्लानिंग सेंट्रलाइज अराउंड इंडस्ट्रीज के ऊपर जोर डाला सेकंड 5 प्लानिंग के अंदर। Thus, government has not taken that much efforts and allotted time to money for the agriculture sector. It has irregular and slow rate of development as compared to industry service. As a result, Indian agriculture sector is an worrisome। So these are the main functions for that कि इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो प्लानिंग था वो भी थोड़ा रुका हुआ था और प्रेशर डाला 1956 के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर, जीडीपी बढ़ाने के लिए, डेवलपमेंट रेट बढ़ाने के लिए, तो उसका रिजल्ट एग्रीकल्चर को निग्लेक्ट किया गया। और एग्रीकल्चर इज वन ऑफ द 49% are engaged in this sector, and if these sectors are neglected then so many problems are created from that। So lack of economic planning is also one of the reason
ऑफ लो प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पे 3 पॉइंट की बात करें, इंस्टीट्यूशनल, टेक्नोलॉजिकल एंड अदर। इंस्टीट्यूशनल के अंदर हमने देखा 4 पॉइंट है, टेक्नोलॉजी के अंदर 2 पॉइंट है और अदर के अंदर 2 पॉइंट है। हर एक की आपके सामने ही। इंस्टीट्यूशनल के अंदर किसान को रेवेन्यू कम मिलेगा तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होंगे, उनको मार्केट से पैसे मिलने पर सोशल स्टेटस सुधरेंगे। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर की हमने की देखी, बुलक को छोड़ो, पेस्टिसाइड्स को उपयोग में लो। और अदर्स की हमने ली, पॉपुलेशन के प्रेशर से इकोनॉमिक प्लानिंग बिगड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम आगे बढ़ रहे हैं। नया क्वेश्चन आपके सामने, स्टेट मेजर टू इंप्रूव प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर। स्टेट मेजर टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया। तो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? व्हाट मेजर शुड बी टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी इन दिस एरिया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आंसर की, आंसर से बात करेंगे कीवर्ड्स की। कीवर्ड्स के अंदर यहाँ भी ITEO है, ईटों का जवाब पत्थर से नहीं देना चाहिए, क्षमा भाव रखनी चाहिए, ईटों का जवाब पत्थर से नहीं देना चाहिए। ETO इंस्टीट्यूशनल, टेक्नोलॉजिकल, अदर। इन इंस्टीट्यूशनल देयर इज पॉइंट्स, कीवर्ड्स। लैंड के ऊपर अगर इंस्टीट्यूट वाले ध्यान देंगे, इंस्टीट्यूट वाले अगर लैंड के ऊपर ध्यान देंगे तो एग्रीकल्चर मार्केट में रिसर्च करने से बहुत फायदे होंगे। लैंड के ऊपर इंस्टीट्यूट वाले अगर ध्यान देंगे तो एग्रीकल्चर मार्केट में रिसर्च करने से बहुत फायदे होंगे। यानी लैंड के ऊपर इंस्टीट्यूट वालों को ध्यान देना पड़ेगा, तो एग्रीकल्चर मार्केट में रिसर्च से बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। तो लैंड का मतलब लैंड रिलेटेड freedom, not freedom, that is freedom, not freedom, keep in mind it. Then institutional, yani ability of institutional credits. Agriculture, that is improvement in structure of agriculture marketing. Then research, yani agricultural research. The first point है land related reforms का मतलब क्या? To provide ownership of land to farmer and proportion to land labor to till, law to abolish zamindari system, to protect tillers and control rent are implement in India. तो ये सभी हमें ध्यान में रखना है कि लैंड रिलेटेड जो रिफॉर्म्स था वो हमें करना पड़ेगा। लैंड रिलेटेड फ्रीडम नहीं है, रिफॉर्म्स, नॉट रीडॉम। डी की जगह एफ है, रिफॉर्म ध्यान में रखना है। रिफॉर्म यानी नया कंस्ट्रक्शंस। लैंड रिलेटेड रिफॉर्म्स to provide ownership of lands to farmer and protection to the land labor to till, law to abolish zamindari system हमें abolish करनी पड़ेगी, to protect tiller and to control rent are implemented in India। रेट भी कंट्रोल वाले करने पड़ेंगे, मैनेज रेगुलेट करना पड़ेगा, उससे ज्यादा रेंट नहीं ले। जिनके पास लैंडलेट्स है, जो फार्मर के पास लैंड नहीं है, उनको मिनिमम मैक्सिमम लैंड ध्यान में रखने पड़ेंगे। सेकंड, implementation of this law stop exploitation of farmer and they have big share on their crop। यानी इम्प्रेशन ऑफ दिस लॉ स्टॉप एक्सप्लोइटेशन, फार्मर को एक्सप्लोइट नहीं करना है, उनका शोषण नहीं करेंगे, उनको ज्यादा से ज्यादा क्रॉप मिले, उनके ऊपर ज्यादा उनको रेट मिले, ये ध्यान में रखना है हमें। बिकॉज ऑफ दिस फार्मर आर डू मोर एफर्ट्स टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। अगर ऐसा करेंगे तो वो जो इंटरेस्ट नहीं था वो उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा और वो अच्छी तरह से प्रोडक्शन करने लगेंगे। So these are the main. Second point, availability of industrial credit. Second point, availability of industrial credit. Availability of industrial credit. In India, to provide credit and offer monetary facilities to farmer are nationalized. ये ध्यान में रखना पड़ेगा हमें कि ये फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। यानी जो अवेलेबिलिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट के लिए जो उनको पैसे चाहिए इन इंडिया टू प्रोवाइड क्रेडिट एंड ऑफर मॉनेटरी फैसिलिटी टू फार्मर। Nationalization of bank was undertaken by the India. NABARD set up very important facility for the farmer. Government started this bank because of National Bank for Agriculture and Rural Development, set up in 1982 to special focus on the agriculture sector to provide cheap and enough credit to Indian farmer. Regional Rural Bank RRB, Regional Rural Bank are also set up and Land Development Bank also start up अंडर द नाबार्ड। नाबार्ड के अंदर 2 बैंक स्टार्ट की गई, आरआरबी और LDB, लैंड डेवलपमेंट बैंक। बिकॉज ऑफ दिस क्रेडिट फैसिलिटीज फार्मर्स कुड इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी।
अगर उनको पैसे चाहिए तो वहां से चीप रेट में मिल रहे हैं। इंस्टीट्यूशनल जो पहले ज्यादा बर्डन करते थे, इंटरेस्ट ज्यादा लेते थे, वो इंटरेस्ट पे करते ही स्टॉप हो जाते थे, उनका ज्यादा मुनाफा इंटरेस्ट में चला जाता था। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने नाबार्ड के अंडर में 2 बैंक बनाई, आरआरबी रीजनल रूरल बैंक और एलडीबी लैंड डेवलपमेंट बैंक, जिससे बहुत सारी फैसिलिटी उनको मिल रही है। नाउ इन improvement in the structure of agriculture marketing, improvement in the structure of agriculture marketing. To improve the system of agriculture marketing, follow steps have been taken. जो स्टेप है वो हमें लेने पड़ेंगे। रेगुलेटेड मार्केट हैव सेटअप, मार्केट को हमें सेटअप करना पड़ेगा। टू क्लासीफाई द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एज पर देयर क्वालिटी, क्वालिटी के ऊपर उनका जो प्रोडक्शन उनको हमें डिवाइड करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। एगमार्क सिस्टम हैज बीन इंट्रोड्यूस, एगमार्क एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम हमें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। स्टोर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स टू ऑफ फार्मर, नेशनल वेयरहाउसेस कॉर्पोरेशन एंड स्टेट वेयरहाउस कॉर्पोरेशन वे स्टार्टेड, वो स्टार्ट हो गए हैं। नेशनल वेयरहाउसेस कॉर्पोरेशन और स्टेट वेयरहाउसेस कॉर्पोरेशन, जहां फार्मर की प्रोडक्शन को हम स्टोर कर सकते हैं। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, अ स्पेशल सिस्टम हैव बीन डेवलप्ड। स्टार्टिंग के प्राइस कितने, एंड के प्राइस कितने, ड्यूरिंग प्राइस कितने, वो उनको पता चलना चाहिए, वो एक सिस्टम इम्प्लीमेंट की जा रही है। बॉटम प्राइस बीइंग अनाउंस, बॉटम प्राइस यानी जो लास्ट उनसे कम नहीं, ये प्राइस उनके दिमाग में सेटअप होनी चाहिए। बॉटम प्राइस बीइंग अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट फार्मर फ्रॉम चेंज इन द मार्केट प्राइस। बॉटम के इतने से कम नहीं मिलने वाला, उससे तो कम होगा ही नहीं, यानी जो ब्रोकर या एजेंट्स पैसे कमा सकते हैं उसके बीच में से वो निकल जाए और उनको मिनिमम रेट मिले और वो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आगे बढ़े। थर्ड पॉइंट इज एग्रीकल्चरल रिसर्च। इंडियन फार्मर आर लेस एजुकेटेड एंड इकोनॉमिकली पुअर, देयरफॉर दे आर नॉट एबल टू रिसर्च, वो रिसर्च नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो पुअर है, एजुकेटेड नहीं, उनको पता नहीं है। नाबार्ड डज मेनी रिसर्च एंड गिव नॉलेज एंड ट्रेनिंग टू फार्मर अबाउट इट। नाबार्ड ने बहुत सारे रिसर्च किए हैं, बहुत सारा नॉलेज उन्होंने, बहुत सारे ट्रेनिंग फार्मर को दी है। देयरफॉर फार्मर कल्टीवेट यूजिंग न्यू टेक्निक्स एंड प्रोडक्शन एंड प्रोड्यूस एज पर राइजिंग डिमांड, जो डिमांड है उसके हिसाब से उन्होंने स्टार्ट किया है। ऑन मोर इनकम स्टार्ट डूइंग मार्केट ओरिएंटेड प्रोडक्शन, जो मार्केट में रिक्वायरमेंट है वो उन्होंने प्रोडक्शन स्टार्ट किया। टू इन्वॉल्व फार्मर इन एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स प्रोग्राम्स, कल्टीवेट रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, पंचायती राज, integrated rural development program, जनधन योजना एक्सेट्रा आर ऑल्सो मॉडर्नाइज टू एग्रीकल्चर सेक्टर। यानी एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर बहुत सारे रिसर्च हुए, नाबार्ड ने बहुत सारे रिसर्च करके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट समझाए फार्मर को, फार्मर ने ये सभी इंप्लीमेंट किया गया। और उसके साथ साथ बहुत सारी योजनाएं गवर्नमेंट की योजना, राज पंचायती राज, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जनधन योजना, उससे भी बहुत सारे बेनिफिट एग्रीकल्चर रिसर्च के अंदर मिली। इंस्टीट्यूशनल की बात खत्म हुई, अब हम बात करेंगे टेक्नोलॉजिकल मेजर्स की। उसके अंदर जो पॉइंट है काफी इंपॉर्टेंट है। अगर खेत में इनपुट सीड्स होंगे और केमिकल से फसल होगी तो इरिगेशन की जरूरत नहीं है। खेत में इम्प्रूव सीड्स होंगे और केमिकल से फसल होगी तो इरिगेशन की फैसिलिटी की जरूरत नहीं है। मगर मशीन में पेस्टिसाइड यूज किया तो सॉइल बगड़ेगी, लेकिन मशीन में पेस्टिसाइड यूज किया, मशीन के अंदर पेस्टिसाइड नहीं डाल सकते, मशीन से चलती है, ऐसा समझना है। कोई लॉजिक नहीं है, कोई उसके बीच कनेक्शन नहीं है। मगर फिर भी की को याद कर रखने के लिए कि अगर खेत में इम्प्रूव सीड होंगे और केमिकल से फसल होगी तो इरिगेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, जरूरत नहीं है। लेकिन मशीन में पेस्टिसाइड डाल दिया तो सॉइल बिगड़ जाएगी। जो अंडरलाइन है वो पॉइंट है हमारे, उस पॉइंट को याद रखने के लिए थोड़ा सा तुक्का लगाना पड़ेगा, दिमाग को सेट करना पड़ेगा, टेक्स्ट बुक में लिखना पड़ेगा, 2 बार पढ़ना पड़ेगा, 2 बार रट्टा मारना पड़ेगा, 2 बार आंख बंद करके मन से भी ध्यान में लेना पड़ेगा। 5 पॉइंट आपके हाथ में, आप जीत गए। अगर खेत में इम्प्रूव सीड होंगे और केमिकल से फसल होगी तो इरिगेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन मशीन में पेस्टिसाइड यूज करेंगे तो सॉइल बिगड़ने के और फसल कम होगी। पहला पॉइंट है इम्प्रूव सीड्स। सेकंड, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। Third, irrigation, increasing the irrigation facility. Fourth, machine, that is use of machine. Pesticide, that is pesticides. Soil testing, ये सभी हमारे 6 पॉइंट्स टेक्नोलॉजिकल मेजर्स के। टेक्नोलॉजिकल मेजर के अंदर पहले इम्प्रूव सीड्स, जो हम सीड्स यूज करते हैं फसल बढ़ाने के लिए, वो इम्प्रूव होने चाहिए। साइंटिफिकली डेवलप्ड सीड्स आर कॉल्ड इम्प्रूव सीड्स और हाइब्रिड सीड्स। These seeds are helpful in producing crops speedily and protect crop against disease. In India, improved seeds has achieved a notable rise in the food grain production.
This is known as a seed revolution in agriculture sector. National Agriculture Research Committee (NARC), National Agriculture Research Committee, National Seed Corporation and Agriculture University give प्रायोरिटी टू सीड्स डेवलपमेंट इन इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड रियलिटी, यानी जो सीड्स के ऊपर ही पूरा दारोमदार है प्रोडक्शन का, अगर वो अच्छे होंगे, हाइब्रिड होंगे, इम्प्रूव होंगे तो अच्छी तरह से फसल होने के चांसेस रहेंगे। तो ये जो नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च कमेटी है, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन एंड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उन्होंने प्रायोरिटी दी है कि डेवलप ऐसे हम सीड्स करेंगे जिससे हमारी रियल की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाए। सेकंड पॉइंट है यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। विद यूज ऑफ इम्प्रूव्ड सीड्स, यूज ऑफ केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटास एक्सेट्रा आर वेरी बेनिफिशियल टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। ये एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास भी इंपॉर्टेंट है, वेरी बेनिफिशियरी है। केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर आर प्रोड्यूस्ड बाय पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज एंड आर आल्सो इंपोर्टेड, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड दी सब्सिडीज रेट्स ऑन फार्मर, यानी केमिकल के ऊपर भी अब गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है सब्सिडी कि कम रेट में उनको सब्सिडी मिले, नाइट्रोजन बेस्ड फॉस्फेट और फॉस्फोरस के हिसाब से उनको मिलता जाए। तो उससे क्या होगा कि केमिकल हम यूज करेंगे, उसके साथ साथ इम्प्रूव्ड सीड यूज करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगी। थर्ड पॉइंट के ऊपर है हम इंक्रीज इन द इरिगेशन फैसिलिटी। इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर डिपेंड ऑन द रेन इन मेजॉरिटी केसेस, एज रेन इज क्वाइट अनसर्टेन, इट इज डायरेक्टली इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। हम वो जानते हैं कि अनसर्टेनिटी काफी रहती है। In India, one of the big issue of agriculture is inadequate facility of irrigation. एग्रीकल्चर के ऊपर इरिगेशन अगर फैसिलिटेड है तो हम जो मानसून के ऊपर डिपेंड करते हैं वो कम होना पड़ेगा। टू प्रोवाइड सर्टेनिटी इन इरिगेशन फैसिलिटी, स्मॉल स्केल एंड मीडियम स्केल इरिगेशन प्रोजेक्ट शुड बी डेवलप। अगर उनकी श्योरिटी है लगातार पानी मिलता ही जाएगा इरिगेशन से, तो हमारा जो प्रोजेक्ट है स्मॉल स्केल के ऊपर या कॉटेज के ऊपर वो हम फुलफिल कर पाएंगे। टू एक्सपांड द सर्विस ऑफ इरिगेशन, डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ इरिगेशन सेक्टर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड सेटअप बाय इंडिया। इंडिया के अंदर दो सेटअप हुए हैं, प्रोग्राम ऑफ इरिगेशन सेक्टर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड सेटअप इन इंडिया। इंडिया के अंदर ये दो फंड सेटअप हुए हैं। इन एडिशन टू कंप्लीट द इनकम्प्लीट इरिगेशन प्रोजेक्ट एंड टू डेवलप अदर फैसिलिटीज रिस्पांसिबिलिटी असाइन टू नाबार्ड। नाबार्ड ने हाथ में जिम्मेदारी दी है कि जो इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट है इरिगेशन के वो हम कंप्लीट करेंगे एंड डेवलप अदर फैसिलिटीज, वो इरिगेशन से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। यूज ऑफ मशीन्स इन इंडिया, ट्रेडिशनल इक्विपमेंट और मशीन्स आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर which is one of the reason for low productivity in agriculture. If modern machines like tractor, trailer, thresher, electric pump, oil engine, pesticide, sprinkle pump, etc. are used to agriculture sector, then those machines are very helpful to have more than one crop in a year. एक ईयर के अंदर दो से ज्यादा क्रॉप अगर करने हैं तो थ्रेशर, ट्रैक्टर, ट्रेलर, पंप सेट, ऑयल इंजन, पेस्टिसाइड, स्प्रिंकलर पंप, ऐसे अगर इक्विपमेंट, मॉडर्न इक्विपमेंट जिसे कहते हैं, मॉडर्न मैकेनिज्म, जो मशीनरी हम यूज करेंगे तो एक से ज्यादा एक ही साल के अंदर हम प्रोडक्शन कर पाएंगे। फिफ्थ इज पेस्टिसाइड्स टू प्रोटेक्ट रेडी क्रॉप फ्रॉम वेरियस डिसीज एंड प्लांट्स फ्रॉम इंसेक्ट्स। साइंटिफिकली डेवलप पेस्टिसाइड आर वेरी यूजफुल। साइंटिफिकली अगर पेस्टिसाइड अगर हम यूज करेंगे तो जो हमारा प्रोटेक्ट बहुत सारे वेरियस रीजन से डिसीज प्लांट को एक रोग लग जाता है और फेल हो जाता है तो उनसे हम बच सकते हैं। बाय यूज ऑफ पेस्टिसाइड लॉस ऑफ क्रॉप कैन बी रिस्ट्रिक्टेड विल एंड आल्सो विल गिव हाई प्रोडक्टिविटी। नाउ sixth and last point, soil testing in modern agriculture prior to cultivation. Soil testing is much popular. Soil कैसी है, कौन से soil के अंदर कौन सा प्रोडक्शन करने वाले हैं, that is nowadays very important. Test which give information whether land is favorable to crop or not is known as a soil testing. कि इस क्रॉप के लिए ये soil preferable है कि नहीं है, उनका टेस्टिंग, that is called soil testing. It give information to deficiencies of elements of soil and help to remove it. By soil testing, land can be made favorable to crop and by that land give high productivity. अगर जिस soil के अंदर प्रोडक्शन का कोई चांस ही नहीं है ग्रो होने का, उसके अंदर हम ऐसा प्रोडक्शन करेंगे तो कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला। उससे बेटर है कि जिस सॉइल के अंदर
ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन मिले, ऐसी अगर हम सॉइल सिलेक्ट करेंगे तो 100% हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन मिलने के चांसेस रहेंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज अदर मेजर्स। अदर मेजर्स के अंदर हमने बात की थी एजुकेशन से एग्रीकल्चर बेस्ड एक्टिविटी ज्यादा होगी, एजुकेशन से एग्रीकल्चर बेस्ड एक्टिविटी ज्यादा होगी, एग्रीकल्चर से एक्टिविटी बेस्ड एक्टिविटी ज्यादा, एजुकेशन से एग्रीकल्चर बेस्ड एक्टिविटी ज्यादा होगी। अदर सेक्टर के अंदर बात करें तो सबसे पहले है farmer must educated and second point is other agriculture based activity must be have developed. So first is to educate farmer and spread awareness about bad custom of rural areas, to explain about not to believe in fatalism, to plan agriculture fairs etc can be used in increase agricultural productivity. एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए सबसे पहले उनके दिमाग में से ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है, फेडरलिज्म, उनको निकालना पड़ेगा, उनको एजुकेट करना पड़ेगा, उनके अवेयरनेस स्प्रेड करनी पड़ेगी, तब जाके उनके अंदर एजुकेशन से और उनके नए सोच से प्रोडक्टिविटी बढ़ने के चांसेस रहेंगे। सेकंड पॉइंट अदर agriculture based activity, that is agriculture allied activity like cattle rearing, then polluting farming, food processing, forest product etc can use reduced डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर विच कैन बी इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। यानी एक जगह 49% लोग हैं तो उनको थोड़ा सा एक्टिविटी दूसरी उनको देनी पड़ेगी, तब जाके वो स्प्रेड हो जाएंगे और बर्डन कम होने के चांसेस है। इफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कैन बी एक्सपांडेड द रूरल एरिया देन दे कैन कम सपोर्टिंग एग्रीकल्चर रोल। यानी उनके अंदर अगर कुछ इंडस्ट्रीज बेस अच्छी तरह से वहां हम उनका डेवलप करेंगे तो वहां ऐसी एक्टिविटीज है एग्रीकल्चर बेस्ड ऐसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बढ़ा सकते हैं। तो ये भी एक एग्जांपल है। तो 3 पॉइंट है इंस्टीट्यूशनल, टेक्नोलॉजिकल, अदर्स, ये है प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के। इंस्टीट्यूशनल के अंदर लैंड के ऊपर इंस्टीट्यूट वाले ध्यान देंगे तो एग्रीकल्चर मार्केट में रिसर्च करने से बहुत फायदे होंगे। सेकंड टेक्नोलॉजी के अंदर अगर खेत में इंप्रूव सीड्स होंगे, केमिकल फसल अगर खेत में इंप्रूव सीड होंगे और केमिकल से फसल होगी तो इरिगेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन मशीन में पेस्टिसाइड यूज किया तो सॉइल बिगड़ेंगे। देन अदर के अंदर एजुकेशन से एग्रीकल्चर बेस्ड एक्टिविटी ज्यादा होगी। तो ये पॉइंट को हमें ध्यान में रखना है। सेक्शन ई के 2018 के क्वेश्चन के लिए इतने पॉइंट हमें लिखने पड़ेंगे, 4 और 6 10 और 2 12। 12 में से कोई भी 5 आपको पूछा जा सकता है, सभी तो नहीं पूछे जाते, मगर अगर कुछ ना बोले तो ये इंट्रोडक्शन के अंदर डालना तो पड़ेगा कि इतने पॉइंट है, उसके अंदर से ये 4 या 5 हमें लिखने हैं, बराबर है। नेक्स्ट हम काम करते हैं दूसरा क्वेश्चन के ऊपर, जो है डिस्कस द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर। मार्च 2020 का क्वेश्चन, डिस्कस द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर इन इंडिया। डिस्कस द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर इन इंडिया कीवर्ड है। अगर हम प्रोटेक्शन के लिए ग्रीन क्रॉप को पसंद करेंगे तो एक जोरदार रिसर्च होगा। अगर हम प्रोटेक्शन के लिए ग्रीन क्रॉप को पसंद करेंगे तो एक जोरदार रिसर्च होगा। अगर हम प्रोटेक्शन के लिए ग्रीन क्रॉप को पसंद करेंगे तो एक जोरदार रिसर्च होगा। फर्स्ट पॉइंट है प्रोटेक्शन, दैट इज कॉल्ड crop protection. Second, green, that is called green revolution. That is third point is crop, means multiple cropping and agriculture research. सबसे पहले बात हो रही है क्रॉप प्रोटेक्शन के अंदर। तो यूज ऑफ पेस्टिसाइड प्रिवेंट क्रॉप फ्रॉम द वेरियस डिसीज एंड प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम द इंसेक्ट विच विल गिव हाई प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर। हमारे प्लांट फेल हो रहे हैं, उनको इंसेक्ट से कुछ ना कुछ डिसीज हो रहे हैं, तो उनको बचाने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या, डिस्कस द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर के बारे में हम डिस्कस करें, ध्यान में रखना क्रॉप प्रोटेक्शन। तो उसके लिए पहले इकोनॉमी सर्वे 2015-16 शो दैट इंडिया हैज ओनली 0.5 kg per hectare use of pesticides. Due to this 15 to 25 Indian crop gets spoiled by insect. हमारे यहाँ 0.5 kg per hectare, एक पूरा 0.5 kg हेक्टर के अंदर पेस्टिसाइड यूज होती है, जिसके अंदर हम 15 से 20% इंडियन क्रॉप स्पॉइल होते हैं इंसेक्ट की वजह से। यानी अगर ज्यादा पेस्टिसाइड को हम यूज करेंगे तो ज्यादा हम इंसेक्ट को मार सकेंगे, मगर यहाँ पे 15 to 25% इंडियन क्रॉप गेट स्पॉइल्ड बाय इंसेक्ट डिसीज, वेट, cattle and birds. If proper proportion of the pesticide is used, then spoiled crop may be saved. हम उनको बचा सकते हैं अगर प्रॉपरली हमारे पास ये जो नॉलेज होगा तो। सेकंड, improper information of pesticides, poor quality pesticide and lack of information of proper use of pesticide create big danger and mankind and environment.
पता ही नहीं चलता कि पेस्टिसाइड को यूज कैसे करने हैं, कितने प्रोपोर्शन में करने हैं, कहाँ पे करने हैं, कितने टाइम के इंटरवल पे करने हैं। इससे बहुत सारा डेंजर एक तो लैंड के ऊपर है और दूसरा पूरे एनवायरमेंट के लिए भी है। टू इन्फॉर्म द इंडियन फार्मर अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ पेस्टिसाइड एंड द लेवल ऑफ पॉइजन, सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड ऑफ रजिस्ट्रेशन कमिटी दैट इज CIBRC, CIBRC का फुल फॉर्म है सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमिटी इज अपॉइंटेड। ये उनके लेवल को, डेंजर के लेवल को, पॉइजन के लेवल को मेंटेन करने के लिए कितना लेवल है, कैसे खतरा है, वो सभी के लिए कमेटी बनाई गई है जिसका नाम है CIBRC, CIBRC, सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमिटी। द कमिटी एक्सप्लेन द फार्मर अबाउट क्वांटिटी ऑफ पेस्टिसाइड्स, टाइम यूज एंड लेवल ऑफ पॉइजन, पॉइजन के लेवल कितने हैं, कहाँ पे कितने प्रोपोर्शन से कहाँ पे यूज करनी है, वो सब कुछ ये समझाते हैं। इफ द इन्फॉर्मेशन शुड बी स्प्रेड अमंग द फार्मर टू मेक पेस्टिसाइड्स एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड पेस्टिसाइड बिकम इफेक्टिव बट नॉन पॉइजनियस एंड चीपर, दैट विल इंकरेज फार्मर फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। पेस्टिसाइड को यूज करने के लिए, एनवायरमेंट को फ्रेंडली रखने के लिए, अगर इफेक्टिव प्रोडक्शन लानी है तो कितना कहाँ पे डालना है, वो अगर उनको समझाएंगे तो ये हो सकता है। दैट इज कॉल्ड मॉडर्न एस्पेक्ट। सेकंड इज ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन की हम बात कर चुके हैं, उनके अंदर यूज क्या क्या करना है, कौन से हमें इक्विपमेंट को ध्यान में रखना है। जो पायलट प्रोजेक्ट था वो हमने ध्यान में लिया था। पायलट प्रोजेक्ट के अंदर बहुत 7 डिस्ट्रिक्ट की बात हुई, उसके बाद HYLD का हमने प्रोग्राम, नाबार्ड को हमने ध्यान में लिया। सभी ग्रीन रिवोल्यूशन की बात हो गई है। देन मल्टीपल क्रॉपिंग की भी हमने बात कर दी है। मल्टीपल क्रॉपिंग के अंदर इम्प्रूव सीड डालने हैं, टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमिकल रीजन के हिसाब से कैश क्रॉप, फूड क्रॉप, उनकी बात की थी हमने। उनके रीजन कौन कौन से, उनके बेनिफिट कौन कौन से थे, ये सभी डिस्कस करने हैं। ऑन एग्रीकल्चर रिसर्च के अंदर इन इंडिया टू मैनेज वेरियस एग्रीकल्चर रिसर्च इज इंडिया काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इज स्टार्टेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ICAR MCQ के अंदर 2 बार आंसर आया था। ICAR का फुल फॉर्म क्या था? ICAR दैट इज कॉल्ड इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इंडियन काउंसिल of agriculture research is started in India to manage various agriculture researches। बहुत सारे रिसर्च करने के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च स्टार्ट किया गया। ICAR is also spreading awareness of horticulture fisheries and cattle rearing science। ICAR has done pioneer work for expansion of green revolution and it has made appropriate effort to have national फूड अवेलेबिलिटी एंड न्यूट्रिशन। तो ICAR का ये काम है, पायोनियर ग्रीन, जो पायोनियर थी ग्रीन रेवोल्यूशन को, ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने ही अवेयरनेस के प्रोग्राम किए हैं। हॉर्टिकल्चर और कैटल रियरिंग साइंस के, उसने फूड अवेलेबिलिटी कितनी है और उनकी न्यूट्रिशन के रिजल्ट कितने हैं वो भी उन्होंने मेजर किया। तो ये 4 पॉइंट को हमें ध्यान में रखने 5 मार्क्स के लिए। क्रॉप प्रोटेक्शन, ग्रीन रिवोल्यूशन, मल्टीपल क्रॉपिंग, एग्रीकल्चर रिसर्च की जो की है। अगर हम प्रोटेक्शन के लिए ग्रीन क्रॉप को पसंद करेंगे, अगर हम प्रोटेक्शन के लिए ग्रीन क्रॉप को पसंद करेंगे तो जोरदार रिसर्च होंगे। तो ये सभी पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 8 का रिवीजन, जो भी बोर्ड के क्वेश्चन आंसर की रिवीजन काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो बोर्ड के क्वेश्चन आंसर के रिवीजन आपको यहाँ पे हमने दिए, तो वीडियो अंत सुनी हर बदल आप सर्व कुकुबाबार। प्रकरण 9 दैट इज फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड के बोर्ड के रिवीजन राउंड के लिए, पेपर के लिए जोता रहो ICT को फॉर चैनल। वीडियो अनसुनी हर बदल। और ऐसी अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल एंड गेट द नोटिफिकेशन। So I'm thankful to all to watching this video till the end. Thank you for today. Have a nice day.